नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पतंग कविता के सार और उसके व्याख्या को देखेंगे। साथ ही साथ इस कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या भी करेंगे और उसमें जो कठिन शब्द हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पूरी कविता समझ में आ जाए। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कविता का सार, यानी कि कविता की समरी। कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं, सावन में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई हैं और भादों का महीना भी बीत गया है। सावन और भादों के महीनों में आसमान में बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है, अर्थात पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों को पतंग आसमान में आसानी से उड़ सके। शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, सफेद और शुद्ध होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो। बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते दौड़ते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिराने से बचाता है। बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो अत्यधिक साहस, उत्साह और निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका यह दुगना जोश देखकर फिर तो ऐसे लगने लगता है जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही है। अभी हमने पतंग कविता का जो सार था, जो समरी थी, वो अपने अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। काव्यांश से सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए,
घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इसके साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ कठिन शब्द और उनकी मीनिंग भी लिखी है। जैसे बौछार की होती है झड़ी या हवा के झोंके से तिरछी होकर गिरने वाली बूंदें। भादो, भाद्र मास, सावन के बाद आने वाला महीना। इसी तरीके से शरद, शरद होता है पतझड़ मौसम। इस काव्यांश की व्याख्या देखते हैं अब। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली तेज बारिशें भी चली गई हैं और भादों का महीना भी बीत गया है। कवि कहता है कि अंधेरी रात बीत गई है और सुहानी सुबह हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सावन और भादों के महीनों में आसमान के बादल छाए रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ, स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। इसी कारण कवि सवेरा होने की बात करता है। शरद ऋतु को सुबह का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु की सुबह आकाश में जो लालिमा होती है उसे देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है जैसे वो खरगोश की लाल लाल आंखें हों। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई दे रही है। कवि कहता है शरद ऋतु कई पुलों को पार करते हुए आई है। मतलब पिछले साल की शरद ऋतु के जाने से इस साल की शरद ऋतु के आने तक कई ऋतुएं बीती हैं। इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। कवि कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि शरद ऋतु में दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर तेजी से गुजर रहा है और जोर जोर से घंटी बजाते हुए बच्चों को इशारे से पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। काव्यांश 2। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि शरद ऋतु में आकाश एकदम साफ, स्वच्छ और मौसम सुहाना हो जाता है। ऐसा निर्मल आकाश कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहता है कि बालक शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के समूह को पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। उसने आकाश को मुलायम बना दिया है ताकि बच्चों की पतंग आसमान में आसानी से बहुत ऊंची उड़ सके। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु भी खुद यही चाहती है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके, दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की सबसे पतली, नचीली और झुकाई गई लोहे की कील से बनी पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके और पतंग उड़ाते प्रसन्नता से इधर उधर भागते हुए, खुशियों से चिल्लाते हुए और खुशी से सीटी बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक नई दुनिया शुरू हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ती हैं। काव्यांश 3। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैर बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में कवि बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम, शुद्ध और सफेद होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता लेकर आते हैं। अर्थात बच्चों का मन व भावनाएं भी स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। कवि कहते हैं जब बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी भी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है।
कवि आगे कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की कठोरता अर्थात कठोर जमीन का एहसास भी नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उन्हें उस वक्त कठोर जमीन भी नरम महसूस होती है। पतंग उड़ाते हुए बच्चे इतने उत्साहित होते हैं कि वे चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाचता हो। दौड़ते हुए बच्चे इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की लचीली डाल हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ के डाल लचीली होने के कारण जोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का लचीला शरीर फुर्ती से इधर उधर भागते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाता है। काव्यांश 4। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते भागते ऊंचे छतों के जोखिम भरे किनारों तक पहुंच जाते हैं। दौड़ते हुए बच्चे उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके रोमांचित शरीर का लचीलापन ही उनको छतों से नीचे गिराने से बचाता है। किसी का भी धड़कन बढ़ा देने वाली ऊंचाइयां तक बच्चे पतंगों की डोर अपने हाथों में थाम कर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को और अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। अर्थात बच्चे अपना आप को भी उस डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ साथ वो भी खुद भी उड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए कभी कभी ये बच्चे छतों के भयानक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और लचीले शरीर के कारण ज्यादा चोट न लगने पर बच भी जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज्यादा भयहीन हो जाते हैं, अर्थात उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। उनके अंदर से गिरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है और वे अत्यधिक उत्साह, साहस व निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाने लगते हैं। उनका यह दुगना जोश देखकर फिर तो ऐसे लगने लगता है जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर पृथ्वी और अधिक तेजी से घूम रही हो। तो ये थी आपकी इस चैप्टर, इस कविता की व्याख्या और सार। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो जिसमें हमने इस पहली कविता करवाई है, एक गीत और आत्म परिचय, अगर वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं, लिंक पे क्लिक करें और जाके जरूर देखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।